Hello, good evening everyone. In the previous lecture, we have discussed the non-receptor mediated mechanism of action. Non-receptor mediated drug of action. Okay, drug mechanism of action. In this lecture, we will basically continue with that topic. Okay, firstly we will discuss in non-receptor mediated, we will discuss the movement through the ion channels. ठीक है, और हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, एक तो फिजिकल मीन्स, केमिकल मीन्स ऑफ ड्रग ऑफ एक्शन, ठीक है, और हमने एक और डिस्कस जो किया वो अदर मीन्स, ठीक है, अदर वाला बता ही दिया था कि जो अदर प्रोटीन से बाइंड करते हैं, ठीक है, उसके बाद कोल्चिसिन जो उसका एग्जांपल रहता है, ठीक है, इसके बाद फिर हमने वो एंजाइम्स डिस्कस किए थे, एंजाइम्स के थ्रू जो एक्ट करती हैं ड्रग्स. नाउ वी विल टुडे डिस्कस अबाउट द आयन चैनल्स, ठीक है. तो some drugs bind to ion channels directly. Some drugs bind to ion channels. ओके, तो ये बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है कि इसमें भी तीन टाइप्स आ जाते हैं कि समटाइम्स आयंस, जो आयंस रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, आयंस पार्टिसिपेट इन ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग. और फिर ये क्या करता है, अल्टर द इंट्रासेल्युलर कंपोजिशन, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, आयंस का मूवमेंट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिग्नल का ट्रांसडक्शन हुआ, ठीक है. ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो आयंस डायरेक्टली मूव हो गए, ठीक है. तो इसी वजह से क्या हुआ, इंट्रासेल्युलर कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर मूवमेंट आना चाहिए या जो रिस्पॉन्स आना चाहिए उस पर्टिकुलर ड्रग का वो कंपनसेट हो पाएगा, ठीक है. और नेक्स्टली क्या करते हैं, ड्रग्स बाइंड टू voltage sensitive and stretch stimulated channels, ठीक है. क्या करती है, जो ड्रग रहती है वो बाइंड करती है किससे, वोल्टेज सेंसिटिव या तो स्ट्रेच स्टिमुलेटेड चैनल्स से डायरेक्टली, ठीक है. और ऐसी बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, या तो वो इनहिबिट करती है और या तो वो स्टिमुलेट करती है, ठीक है. या तो वो स्टिमुलेट करेगी और या तो वो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी. स्टिमुलेट मतलब अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब उसका अगर रिस्पॉन्स आ पा रहा है, ठीक है, तो वो किन की वजह से आएगा कि अगर ओपनर ने बाइंड किया है, ठीक है, पर्टिकुलरली ड्रग से, और अगर ब्लॉकर ने क्या किया, ब्लॉकर ने एरिया को ब्लॉक कर दिया, पर्टिकुलरली जो मतलब आयंस के मूवमेंट के लिए जो पर्टिकुलर एरिया यूज्ड अप हो रहा था, अगर उसको ब्लॉकर ने ब्लॉक कर दिया, अगर वो ड्रग ब्लॉक कर रही है तो क्या होगा, उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है. और फाइनली क्या होता है कि जो ड्रग्स रहती हैं हमारी, ड्रग्स कैन बाइंड टू the site and modulate the opening and closing and modulate the opening and closing of the channel, ठीक है. तो बेसिकली अब इन चीज़ों को समझते हैं कि अभी हो क्या रहा है, ठीक है. सबसे पहला क्या है कि आयंस जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें किस में, ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग में, और क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं क्या, इंट्रासेल्युलर
कंपोजिशन को। नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि ड्रग्स बाइंड कर रही हैं किससे, डायरेक्टली उन्होंने आयन चैनल से बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद क्या किया, आयन चैनल्स कौन से, जो कि एक तो वोल्टेज सेंसिटिव है या स्ट्रेस स्टिमुलेटेड जो चैनल्स हैं उनसे डायरेक्टली बाइंड किया, तो या वो क्या काम कर रही हैं, या तो ओपनर का काम कर रही हैं, तो ओपन करेंगी तो आयंस मूव करेंगे और उनका मूवमेंट हो पाएगा ड्रग की बाइंडिंग की वजह से। या तो अगर पर्टिकुलरली क्या किया, ड्रग ने अगर ब्लॉक कर दिया तो आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और या तो फिर ड्रग क्या करती है, मॉड्यूलेट करती है, वो एक साइड पे अटैच हो जाएगी, ठीक है, आयन चैनल्स की, और क्या करेगी, मॉड्यूलेट करेगी उसके ओपनिंग और क्लोजर को, ठीक है, उसके ओपनिंग और क्लोजर को। इसको एक डायग्राम से समझते हैं, तीनों मैकेनिज्म समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ये हमारी लिपिड की बाई लेयर है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये हमारे आयन चैनल्स, जो कि एक तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रहते हैं, जो कि कम्प्लीटली एम्बेडेड रहते हैं लिपिड की बाई लेयर में, और यही आयन चैनल्स का भी काम करते हैं, ठीक है। ओके, सो जो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा था उसमें क्या हो रहा था, आयंस डायरेक्टली ट्रांस मेम्ब्रेन क्रॉस कर जा रहे थे और क्या कर रहे थे, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन को क्या कर रहे थे, अल्टर कर रहे थे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे जो आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। आयरन के जो आयरन जो रहता है, आयरन बेसिकली वो क्या करता है, क्रॉस कर लेता है। सो जब क्रॉस करता है ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन हो गई हमारी मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये चैनल्स हो गए बेसिकली, ठीक है, प्रोटीन चैनल्स हो गए, आयन चैनल्स हो गए। सो इनको डायरेक्टली क्या करता है, बाईपास कर लेता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, अल्टरेशन हो जाता है किसमें, आयनिक ग्रेडियंट में, ठीक है। और क्या होता है, सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था कि बेसिकली या तो ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि हम लोग जनरल एनेस्थीसिया कभी देते हैं तो वो क्या करता है, सोडियम गेटेड जो चैनल्स रहते हैं, सोडियम वोल्टेज चैनल्स जो रहते हैं सोडियम वाले, वो उनको क्या करता है, बेसिकली ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ अगर इसको और स्पेसिफिकली अगर बनाए तो ये ब्लॉकर का काम कर रहा है, जैसे जनरल एनेस्थीसिया जो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है, आयंस जो रहते हैं वो बेसिकली हमारे मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्टली क्या होता है, ओपनर्स कुछ रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओपनर्स भी क्या करते हैं, डायरेक्टली बाइंड करते हैं। तो ये आया हमारा ओपनर, ओपनर क्या करेगा, डायरेक्टली बाइंड करेगा, और ये क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट एग्जाम्पल जो रहता है वो क्या रहता है, थर्ड, जो कि हमारा रहता है मॉड्यूलेटर, जो कि बेसिकली क्या करता है, वो भी डायरेक्टली बाइंड करता है आयन चैनल से, और इसके ओपनिंग और इसके क्लोजर को क्या करता है, वो मॉड्यूलेट करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गए आयन चैनल्स के मेथड, जिसके थ्रू मतलब जो हमारी ड्रग है वो पर्टिकुलरली एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज वी हैव इन द नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में लास्टली क्या है हमारे, ट्रांसपोर्टर्स। सो बेसिकली क्या होता है, ये हमारी लिपिड मेम्ब्रेन की बाई लेयर है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। ओके, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, जिसमें हमारे क्या रहता है, इसमें स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रहते हैं, जिनको हम लोग कैरियर्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है, दीज आर स्पेशल ट्रांसपोर्ट
प्रोटीन्स। सो बेसिकली क्या होता है कि कभी जो मूवमेंट होता है सबस्ट्रेट का बॉडी में, वो क्या होता है कि इन स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और कैरियर्स के थ्रू होता है, ठीक है, कैरियर्स के थ्रू होता है बॉडी में, ठीक है। तो वो सबस्ट्रेट इधर आया, ठीक है, उसने हेल्प ली कैरियर की, कैरियर ने उसको इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, इनसाइड द सेल क्या किया, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये बेसिकली दो टाइप से होता है। एक तो इट इज ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स, ठीक है, इट इज बेसिकली ऑफ द टू टाइप्स, जिसमें पहला जो टाइप रहता है वो रहता है डिफ्यूजन। पहला जो टाइप रहता है वो क्या रहता है उसमें, डिफ्यूजन, ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो या तो डिफ्यूजन होगा जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ही रहता है, ठीक है, मतलब कि अगर अंदर उस पर्टिकुलर आयन की डेफिशिएंसी है तो क्या करेगा, कैरियर जो प्रोटीन है हमारा वो क्या करेगा, इसको बाहर के सब्सटेंस बाहर से टेक करेगा, उसको बाइंड करेगा और रोटेट होके क्या करेगा, अंदर की तरफ, मतलब इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट कर देगा। लेकिन ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है, यूजिंग एनर्जी। पता ही है हमको कि एटीपी लगेगा, ठीक है, एटीपी का यूज करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, यूजिंग एनर्जी, ठीक है। तो नॉर्मल सबस्ट्रेट ऐसे मूवमेंट कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, ड्रग आई, ठीक है, ड्रग आया और ड्रग ने डायरेक्टली क्या किया, बाइंड किया इस प्रोटीन से, ये है ड्रग, ठीक है, मैं इसको डी बना देता हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ड्रग, ठीक है, ये ड्रग आई, इसने डायरेक्टली क्या किया, बाइंड किया, और ये क्या होते हैं बेसिकली, ड्रग ने इससे बाइंड किया, ठीक है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सबस्ट्रेट का अभी तक मूवमेंट चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, फिर ड्रग आई और ड्रग ने क्या किया, ये जो सॉल्यूट क्लास ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, इनसे ड्रग क्या करती है, बाइंड करती है, और बाइंड करके क्या करती है, ये जो सबस्ट्रेट का मूवमेंट हो रहा है बेसिकली उसको क्या करती है, कंप्लीटली क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जो मतलब पर्टिकुलर ड्रग जो इन मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करती हैं, ठीक है। सो इसमें बेसिकली सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोबेनेसिड। प्रोबेनेसिड क्या करती है, प्रोबेनेसिड हमने किसके साथ दिया था, पेनिसिलिन के साथ दिया था, याद होगा अगर, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है। सॉल्यूट कैरियर क्लास ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से क्या किया, प्रोबेन एसिड ने बाइंड किया, ठीक है, और प्रोबेन एसिड ने बाइंड किया तो उसकी वजह से पहले क्या हो रहा था कि पेनिसिलिन जो था उसका ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या था, ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन इज हाई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पेनिसिलिन बहुत तेजी से एक्सक्रीट हो जा रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पेनिसिलिन जो था वो तेजी से एक्सक्रीट आउट हो जा रहा था, तो हमने क्या किया, प्रोबेन एसिड दिया। सो प्रोबेन एसिड का बेसिकली काम क्या रहता है कि वो इंटरैक्ट करता है सॉल्यूट कैरियर क्लास ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, ठीक है, और इसको क्या करेगा, वो बेसिकली इनहिबिट करता है, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा उसकी वजह से क्या होगा, जो सबस्ट्रेट का मूवमेंट हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम, तो हेमी मतलब हाफ और कोलिनियम मतलब ये क्या करेगा, इट इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ कोलिन, रीअपटेक
ऑफ पोलन। और एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसमें एम्फिटामिन, एम्फिटामिन जो कि बेसिकली क्या करता है, ब्रेन्स के न्यूरॉन पे एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है, ब्रेन के न्यूरॉन पे। तो ये क्या करेगा, ब्रेन के न्यूरॉन पे एक्ट करेगा और क्या करेगा, इनहिबिट करेगा किसके, डोपामिन के रीअपटेक को, इनहिबिट डोपामिन रीअपटेक। ठीक है, ब्रेन में क्या रहता है, ब्रेन के न्यूरॉन में बेसिकली क्या रहता है, डोपामिन डीएटी प्रेजेंट रहता है। सो ये डीएटी पे बाइंड करेगा, डोपामिनर्जिक ट्रांसपोर्टर्स जो भी रहते हैं, ठीक है, उन पे क्या करेगा, उनके साथ बाइंड करेगा और क्या करेगा, इनहिबिट करेगा क्या, डोपामिन का रीअपटेक। कौन, एम्फेटामिन। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा था, जो सबस्ट्रेट का मूवमेंट हो रहा था वो उसने क्या किया, ड्रग ने बाइंड किया किसके साथ, सॉल्यूट कैरियर क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ, और क्या किया, उसके मूवमेंट को इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ, मतलब जो भी ड्रग है पर्टिकुलरली वो इस मेथड के थ्रू एक्ट कर रही है यूजिंग द ट्रांसपोर्टर। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रिसेप्टर। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रिसेप्टर मीडिएटेड। ठीक है, रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन। ठीक है, सो इन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन फर्स्टली क्या होता है कि ड्रग आई, ठीक है, ड्रग ने क्या किया, पर्टिकुलरली बाइंड किया किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ठीक है, और उनके बीच में इंट्रिंसिक एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिस्पॉन्ड डेवलप हुआ। ठीक है, रिस्पॉन्स विच लीड्स टू पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर, ठीक है, ड्रग बाइंड टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या है हमारी, बेसिकली ये है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, और ये बेसिकली किस वजह से होती है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से होती है। और इसके अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, बेसिकली कैटेगराइज करते हैं किनको, रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन जो भी रहता है उसको क्या करेंगे, ये जो रिसेप्टर्स का बेसिकली क्लासिफिकेशन रहता है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, मतलब कौन से सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, मतलब या तो कौन से सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर रही है, ड्रग अफेक्ट कर रही है या रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, बेसिकली सो इसके बेसिस पे क्या रहता है, रिसेप्टर का जो रहता है वो बेसिकली क्या रहता है, डिवीजन रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ड्रग ने क्या किया, बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंट्रिंसिक एक्टिविटी हुई दोनों के बीच में। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ, रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे रिसेप्टर क्या होता है बेसिकली, तो रिसेप्टर क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है। मैक्रोमोलिक्यूल रहता है जो कि आउटसाइड द सेल भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आउटसाइड द सेल भी प्रेजेंट रहता है या इनसाइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन क्या होता है, इट रिकॉग्नाइजेस द, ओके, इट रिकॉग्नाइजेस द ड्रग। ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है ड्रग को और फिर क्या करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है, इनिशिएट करता है रिस्पॉन्स को, इनिशिएट करता है क्या, रिस्पॉन्स को। ठीक है, लेकिन इसका खुद का कोई फंक्शन नहीं रहता है। ठीक है, रिसेप्टर डज नॉट हैव इट्स ओन फंक्शन। ठीक है, तो क्या किया रिसेप्टर ने, एक तो वो मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, या तो सेल के बाहर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, या तो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है या तो, ठीक है, और या तो वो इनसाइड द अफेक्टर सेल, मतलब जिस पे अफेक्ट हो रहा है पर्टिकुलरली, या तो उसके
अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका बेसिक काम क्या रहता है, ये रिकॉग्नाइज करता है ड्रग के शेप को पर्टिकुलरली और बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा। तो उससे जब ड्रग बाइंड करेगी तो फिर ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर देगा, और रिस्पॉन्स जब इनिशिएट होगा, लेकिन इसमें रिसेप्टर का खुद का कोई फंक्शन नहीं है। ड्रग आ रही है, बाइंड कर रही है, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और उसके बाद वो रिसेप्टर से डिटैच हो जा रही है। सो इसमें रिसेप्टर का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। रिसेप्टर का खुद का कोई फंक्शन नहीं होता है। ये जो ड्रग और रिसेप्टर के बीच की बाइंडिंग है, ठीक है, सो बाइंडिंग और इसकी जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, बाइंडिंग टेंडेंसी ऑफ ड्रग टू रिसेप्टर इज नोन एज एफिनिटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एफिनिटी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, बेसिकली एफिनिटी, बाइंडिंग टेंडेंसी ऑफ ड्रग टू रिसेप्टर, ठीक है, इज नोन एज एफिनिटी। और नेक्स्ट क्या है हमारा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है। सो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फंक्शनल चेंज, फंक्शनल चेंज इन रिसेप्टर। तो जो फंक्शनल चेंज प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या कहेंगे, बेसिकली इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहेंगे। फिर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि ये जो ड्रग और रिसेप्टर का जो इंटरैक्शन है, ठीक है, ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन के बेसिस पे एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेसिस पे क्या किया गया है, सब्सटेंसेस को, मतलब जो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है जो हमको पता रहने चाहिए। सो फर्स्ट जो टर्म है इसमें वो आता है एगोनिस्ट। सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच बाइंड टू द और विच प्रोड्यूसेस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, ठीक है। सब्सटेंसेस प्रोड्यूसिंग pharmacological action after binding to the receptor, so इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक एक्टिविटी की बात करें और इसकी एफिनिटी की बात करें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बाइंडिंग तो हो ही रही है, ठीक है, बाइंडिंग हो रही है। तो ये क्या हो गया, हमने इसको नंबर दे दिया +1। सो हाई एफिनिटी कैसी होती है, एगोनिस्ट की एफिनिटी कैसी होती है, हाई होती है। और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी कैसा है, जो नॉर्मल रिस्पॉन्स रहता है, तो वो ड्रग और रिसेप्टर के इंटरेक्शन की वजह से वो फार्माकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स रह रहा है वो भी नॉर्मल है। तो हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है, सो +1। सो दिस हैपेंस इन एग्जांपल ऑफ एड्रीनलिन एंड मॉर्फिन लाइक ड्रग्स। क्या करती हैं ये, बेसिकली बाइंड करती हैं रिसेप्टर से, ठीक है, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एगोनिस्ट। Now moving on towards the second, that is antagonist. ठीक है। What they basically do, they inhibit binding of agonist.
अगर एगोनिस्ट बाइंड ही नहीं करेगा तो रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होगा। इनका कोई खुद का कोई एक्शन नहीं है कि मतलब इन्होंने रिसेप्टर से बाइंड किया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया कि रिस्पॉन्स मतलब अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं होता। ये क्या करती है बेसिकली एगोनिस्ट को बाइंड नहीं करने देती है, ठीक है। सो दे इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट एंड हेंस नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज action is produced, ठीक है। एंटागोनिस्ट do not have its own function और इट्स ओन फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहा जाए या ओन फंक्शन कहा जाए, तो इनका खुद का कोई फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं किसको, बाइंडिंग ऑफ अगोनिस्ट टू द रिसेप्टर्स। सो एग्जांपल्स ऑफ दिस नैलोक्सोन, ओके, एंड एट्रोपिन। Naloxone and atropine are the antagonist, okay। और अगर इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिनिटी की बात करें, ठीक है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ठीक है, और एफिनिटी की बात करें अगर, तो एफिनिटी तो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बाइंड कर रही है। सो उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो रहा है, एगोनिस्ट बाइंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसी है, जीरो, ठीक है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं हो रही क्योंकि इनका खुद का कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पार्शियल अगोनिस्ट, थर्ड पार्शियल एगोनिस्ट। सो व्हाट आर पार्शियल एगोनिस्ट? They bind to receptor and produces pharmacological action and produces pharmacological action less than agonist, less than agonist, ठीक है। सो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिनिटी की अगर बात करें तो ये 0 से 1 रहती है, ठीक है, और एफिनिटी भी 0 से 1 रहती है। या तो कम्प्लीटली बाइंड नहीं किया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ और क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कैसा कर रहा है, एगोनिस्ट से कम कर रहा है, ठीक है। और पार्शियल एगोनिस्ट के एग्जाम्पल क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट के एग्जांपल है पी बी पी, ब्यूप्रेनॉर्फिन, ओके, क्या है, ब्यूप्रेनॉर्फिन। नेक्स्ट इज पिंडोलॉल एंड लास्टली पेंटाजोसिन, ठीक है। तो ये बाइंड भी कर रही है लेकिन उतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही जितना नॉर्मल एगोनिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, फुल्ली बाइंड टू द रिसेप्टर, बाइंड टू द रिसेप्टर, फुल्ली बाइंड टू द रिसेप्टर। सो इनकी एफिनिटी कैसी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। बट प्रोड्यूसेस effect opposite to that of agonist, opposite to that of agonist, ठीक है। ये इनका जो
अफेक्ट रहता है वो कैसा रहता है, अपोजिट रहता है किसके, एगोनिस्ट के। सो इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसी हो जाएगी, बेसिकली -1, ठीक है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसी हो रही है, -1। एंटागनिस्ट में क्या हो रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसी है उसमें, 0। क्यों, क्योंकि उसका खुद का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ इनवर्स एगोनिस्ट क्या कर रहा है, अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है एगोनिस्ट के, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स जो रहते हैं उनसे बेंजोडाइजेपिन जब बाइंड करती है, ठीक है, तो प्रोड्यूस करती है कैसा इफेक्ट, एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है। कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, एक तो एंटी कन्वर्जन और दूसरा कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वर्जेंट। लेकिन अगर इसी रिसेप्टर पे बीटा कार्बोलिन आके अटैच होगा, ठीक है, बीटा कार्बोलिन अगर आके अटैच होगी तो क्या करेगी, ये इन्वर्स इफेक्ट या अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जो कि एगोनिस्ट कर रहा है। ये हमारा एगोनिस्ट, ये इन्वर्स एगोनिस्ट कौन सा, बीटा कार्बोलिन। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये एंजाइटी कॉज कर देगा और कन्वर्जेंस कॉज करेगा। और क्या कॉज करेगा, कन्वर्जेंस कॉज करेगा। अब एक और टर्म जो हमको पता रहना चाहिए, ये हमारा 4th एग्जाम्पल था इन्वर्स एगोनिस्ट का, ठीक है। नेक्स्टली 5th दैट इज लिगेंड। केमिस्ट्री में भी लिगेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बेसिकली कैसे होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन फार्माकोलॉजी में क्या हो रहा है कि दे बाइंड टू स्पेसिफिक साइट्स। ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं स्पेसिफिक साइट्स के साथ और प्रोड्यूस करते हैं एक्शन, एंड प्रोड्यूस एक्शन। और ये पता रहना चाहिए हमको कि जो एगोनिस्ट रहते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट रहते हैं, एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ये दोनों कैसे रहते हैं, दोनों लिगेंड रहते हैं। किसके लिए, सेम रिसेप्टर के लिए, लिगेंड फॉर सेम रिसेप्टर, ठीक है, लिगेंड फॉर सेम रिसेप्टर। और लिगेंड जो है पर्टिकुलरली वो क्या है, एल फॉर लिगेंड एंड एल फॉर लैटिन। दिस इज लैटिन टर्म जिसका मतलब क्या रहता है, टू बाइंड, ठीक है। सो ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे, ठीक है, और क्या करते हैं, एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद एग्जाम अगर बोला जाए तो अगोनिस्ट और नेक्स्ट पॉइंट जो है अगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। जब हम लोग एंटागोनिज्म का एंटागोनिज्म के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो एगोनिस्ट और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो रहते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सेम रिसेप्टर के लिए कैसे रहते हैं, वो लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अब जो डिवीजन हम लोग देखेंगे वो सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे देखेंगे। ये तो अभी हमने किसके बेसिस पे देखा था, इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिनिटी के बेसिस पे हमने ड्रग का इंटरेक्शन देखा था कि क्या वो केपेबल है कि वो एक्टिविटी प्रोड्यूस कर पा रही है, क्या वो बाइंड कर रही है या वो इन्वर्स एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। सो नाउ classification of drugs on the basis of signal transduction, on the basis of signal transduction. ड्रग्स क्या करती हैं, बाइंड करती हैं, किससे, रिसेप्टर से। ये बाइंडिंग टेंडेंसी को क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है कि वो केपेबल होगी
कि वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या रिस्पॉन्स क्रिएट कर पाए, ठीक है, रिस्पॉन्स क्रिएट कर पाए या वो नहीं होगी, ठीक है। और ये जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है ये बेसिकली फिजिकल और केमिकल सिग्नल्स की वजह से होती है, और इसी को हम लोग बेसिकली क्या कह रहे थे, सिग्नल ट्रांसडक्शन कह रहे थे, सिग्नल ट्रांसडक्शन कह रहे थे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो भी डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है आयन चैनल रिसेप्टर्स, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स कहते हैं। आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, ओके। सो नेक्स्ट जो सेकंड है वो कौन सा है हमारा, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, जिसमें कि हमारा कौन सा आ जाता है, टायरोसिन। इनको बेसिकली टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मोस्टली क्या रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं टीके से, ठीक है, दैट इज टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, ठीक है। तो सेकंड हमारा कौन सा हो गया, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स। नेक्स्टली वी हैव जी पी सी आर, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इन विच वी हैव, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिसेप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मेटाबॉलिक रिसेप्टर। तो पहला कौन सा हो गया हमारा, आयन चैनल रिसेप्टर, नेक्स्ट जिसको हम लोग और क्या कह रहे हैं, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर। नेक्स्टली वी हैव एंजाइमेटिक रिसेप्टर, ओके। और उसके बाद क्या है हमारा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। लास्टली वी हैव न्यूक्लियर रिसेप्टर, इसको और क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। सो ये 4 टाइप के रिसेप्टर्स हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला हम लोग करेंगे आयनिक रिसेप्टर और आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर्स, ठीक है। आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और क्या करें इनको, आयन चैनल रिसेप्टर्स, आयन चैनल रिसेप्टर्स। सो बेसिकली क्या होता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है, इनकी लोकेशन क्या रहती है, सो दीज आर लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन। सारे लगभग तीनों जो स्टार्टिंग के 3 थे वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्ट द न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है, वो इंट्रासेल्युलरली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसीलिए उसको इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर हम लोग अभी बोल रहे थे, ठीक है। सो लोकेशन कहाँ पे रहता है, लोकेटेड मेम्ब्रेन पे लोकेटेड रहता है, ठीक है। इसमें जो अफेक्टर सेल है वो कौन है, बेसिकली आयन चैनल, आयन चैनल पे अफेक्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। फिर कपलिंग, ठीक है। सो कपलिंग क्या हो रही है, मतलब कपलिंग का मतलब क्या हुआ, कपलिंग का मतलब क्या हुआ कि ड्रग गई और उसने डायरेक्टली बाइंड किया किससे, आयन चैनल से, डायरेक्ट बाइंडिंग है। कोई सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि ड्रग जाती है, ड्रग जाने के बाद क्या करती है, मैसेंजर प्रोड्यूस करती है कभी कभी, जैसे कैल्शियम एज एन सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो जाके अपना इफेक्ट करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें डायरेक्टली क्या हुआ, ड्रग गई आयन चैनल से, उसने बाइंड किया, तो कपलिंग कैसी हुई इसकी, डायरेक्ट कपलिंग हो गई, ठीक है। अब
जैसे कि ये सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर, ठीक है। तो ड्रग ने आके सीधे आयन से क्या किया, बाइंड किया। ड्रग ने क्या किया, सीधे आई और उसने आयन से बाइंड किया, ठीक है। सो ये इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स बेसिकली वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन की बात करें तो मिली सेकेंड्स लगते हैं इनको वर्क करने में। कितने, मिली सेकेंड्स। सो इनको फास्टेस्ट रिसेप्टर भी कहा जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, फास्टेस्ट रिसेप्टर्स कहा जाता है बेसिकली। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स आर NMDA, ठीक है। और कौन सा है, गाबा, AMDA, ठीक है। NN जो न्यूरोनल और न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसपोर्ट रहता है या जो एक्शन रहता है, न्यूरोनल और न्यूरोमस्कुलर जो एक्शन रहता है वो भी किसके थ्रू रहता है, आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर के थ्रू भी उनमें क्या होता है, एक्शन प्रोड्यूस होता है। और फाइनली जो सीरोटोनिन का इफेक्ट रहता है वो भी किसकी वजह से रहता है, आइनोट्रॉपिक 5-HT3 दैट इज सीरोटोनिन, ठीक है। सीरोटोनिन वो भी बेसिकली किसकी वजह से रहता है, वो भी आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स की वजह से एक्शन होता है उसका, ठीक है। सो लोकेटेड कहाँ पे लोकेटेड है, मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। अफेक्टर पे क्या है, मतलब बेसिकली आयन चैनल पे अफेक्ट हो रहा है। कपलिंग कैसी हो रही है, डायरेक्टली ड्रग आके कैसी कर रही है, क्या कर रही है, बाउंड कर रही है, बाउंड हो रही है। टाइम ऑफ एक्शन सबसे फास्टेस्ट रिसेप्टर है, ठीक है। सो मिली सेकेंड्स, ओके। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, याद करने की अच्छी टेक्निक है, गाबा, ठीक है, NMDA, AMDA, ठीक है। 2 N है तो NN, NM, और फाइनली 5-HT3 दैट इज द सीरोटोनिन। ओके, सो अभी हमने कैसा क्या डिस्कस किया, आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर दैट इज द फास्टेस्ट रिसेप्टर। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस सेकेंडली द न्यूक्लियर रिसेप्टर और द स्लोएस्ट रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर और स्लोवेस्ट रिसेप्टर, और हमने क्या बोला था कि ये इंट्रा सेलुलरली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। और इनको और भी क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली भी कहते हैं, सुपर फैमिली। ऐसा क्यों, ये मैं बेसिकली अभी थोड़ी देर से बताऊंगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर, सुपर फैमिली, ठीक है। सो इसकी लोकेशन जो रहती है या तो साइटोप्लाज्म में रहता है और या तो न्यूक्लियस के अंदर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन बेसिकली जो फंक्शन रहता है वो कहाँ रहता है, अपना इंट्रा सेलुलरली रहता है, ठीक है। तो लोकेशन कैसी हो गई, इंट्रा सेलुलर। अगर मोर स्पेसिफिक कहा जाए तो कैसी हो जाएगी, इंट्रा सेलुलर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर। नेक्स्ट अगर कपलिंग की बात करें तो इसमें जो कपल होता है वो बेसिकली किससे कपलिंग होती है, विथ द डीएनए। डीएनए से बेसिकली कपलिंग होती है। और अफेक्टर की अगर बात करें तो जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अफेक्ट जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होगा। जीन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो बेसिकली रिस्पॉन्स होगा। तो क्या होता है कि जो हमारी सेल है, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है और ये सेल की न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। सो ये न्यूक्लियस सुपर फैमिली, इसका जो टाइम रहता है वो कैसा रहता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्शन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्शन। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है वो कैसा है, स्लोवेस्ट है, ठीक है, स्लोवेस्ट। और आवर्स लिख सकते हैं, आवर्स में टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कि वो अपना पर्टिकुलर एक्शन प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो लोकेशन का है इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर। तो क्या हो रहा है, डीएनए के साथ कपलिंग होती है। ये हमारा डीएनए,
इसके साथ बेसिकली क्या करेगा, कपल करेगा, ठीक है, और जीन ट्रांसक्रिप्ट करेगा, मतलब जीन प्रोड्यूस करेगा, पर्टिकुलरली प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर एक्शन करेगा। तो ये बेसिकली टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो इसीलिए क्या होती है, स्लोवेस्ट रहती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये किसके लिए होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए। इट इज़ फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। वाई फॉर लिपिड सॉल्युबल, बिकॉज लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर इजीली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इट इज़ क्या हुआ कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग आई, ठीक है, ठीक है, और वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर गई और रिसेप्टर से बाइंड किया इसने। बाइंड करने के बाद क्या किया, न्यूक्लियस में गई, रिसेप्टर से बाइंड किया, बाइंड करने के बाद जीन ट्रांसक्रिप्शन किया, ठीक है, जिसकी वजह से एक्शन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। या तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग आई, उसने पहले साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर प्रेजेंट था उससे बाइंड किया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर था उससे बाइंड किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो जीन ट्रांसक्रिप्शन हुआ। तो फाइनली क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, एक तो ये मेथड है कि वो न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली जाके रिसेप्टर से बाउंड हो जाए, और दूसरा क्या है, दूसरी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फर्स्टली बाउंड करती हैं, ठीक है, और फाइनली फिर क्या कराती हैं, जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराती हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली किसके लिए होता है, ओनली फॉर द लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो एग्जांपल्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, एक तो साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली कह रहे हैं इनको, ठीक है। सुपर फैमिली क्यों, क्योंकि इसके एग्जांपल्स हैं, एक तो साइटोप्लाज्मिक और दूसरी बात क्या है, न्यूक्लियर। तो इसके जो न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक की अगर बात करें तो सी और डी, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हमारे क्या क्या आ जाएंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर क्या आ जाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएंगे, एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा आ जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, डी, सो विटामिन D3। सो ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर रहता है उससे बाउंड करके क्या करेंगे, फाइनली न्यूक्लियस में जाएंगे और क्या कराएंगे, जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। तो ये साइटोप्लाज्मिक के एग्जांपल हो गए। नेक्स्टली डायरेक्टली ऑन द न्यूक्लियर रिसेप्टर जो एक्शन कर रहे हैं उसके एग्जांपल है एस टी यू नहीं है बीच में और वी, एस टी यू नहीं है बीच में और वी, ठीक है। सो सेक्स हार्मोन, ठीक है, T3 एंड T4, ठीक है। थायराइड के दो हार्मोन मतलब जो भी रहते हैं T3 और T4, और उसके बाद फाइनली विटामिन ए, ठीक है। सो एस टी वी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर, जो कि सीधे जाके न्यूक्लियस पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली GPCR को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हम लोग बेसिकली उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अपना ड्रग और रिस्पॉन्स का जो कर्व है वो कैसा आता है, ठीक है। उसके बाद क्वांटल DRC हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।